मेरा नाम भावना बोहरा है और मैं छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के पंडरिया विधानसभा से, और पंडरिया विधानसभा जहाँ से मैं आती हूँ वो मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। काफ़ी मैदानी क्षेत्र है, काफ़ी ट्राइबल एरियाज़ हैं, सारे समाजों का लगभग समन्वय वहाँ बना हुआ है। क्योंकि आपका योग्य रूप से निर्माण होगा तो निश्चित रूप से आपका योगदान भी अनुकरणीय ही होगा। हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ भी ऐसा राज्य है जो प्राकृतिक संसाधनों से पूरे देश में सबसे संपन्न है। अब भगवान राम को इसीलिए तो राम राज्य के कारण से जाना जाता कि कहाँ उनको सिंहासन मिल रहा था और कहाँ वनवास मिल गया। लेकिन ये हमारे लिए भी तो सीखने समझने की बात है कि भगवान हमारे आदर्श इसीलिए कि हम आज के दौर में उनके अच्छी बातों को कैसे धारण करें, उन सारी बातों को कैसे सीखें। मध्य प्रदेश विधानसभा में युवा विधायक सम्मेलन का आयोजन हुआ। भोपाल में 3 प्रदेशों से कुल 63 युवा विधायक शामिल हुए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के 37, राजस्थान व छत्तीसगढ़ के 13 विधायक इस 2 दिवसीय सम्मेलन में शामिल हुए हैं। यहां पर उपस्थित युवा विधायकों ने अपने अपने विचार सभी के समक्ष रखे और किस तरीके से जन कल्याण के लिए कार्य करना है उस पर अपनी बात कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी आयोजित बैठक को संबोधित किया और इस सम्मेलन में युवा विधायकों को संवाद करते मुख्यमंत्री ने जनहित के कार्यों को किस तरीके से आगे बढ़ाना है इस पर बात कही। साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र तोमर ने भी अपनी बात कहते हुए सभी युवा विधायकों का उत्साहवर्धन किया। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। मेरा नाम भावना बोहरा है और मैं छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के पंडरिया विधानसभा से आती हूँ, और पंडरिया विधानसभा जहाँ से मैं आती हूँ वो मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, क्योंकि सबसे अगर मैं बोलूं कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी विधानसभा और ऐसा विधानसभा जो महाराष्ट्र और साथ में हमारा बजाग जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है वहाँ से जुड़ा हुआ है, जिसमें भौगोलिक स्थितियाँ बहुत अलग हैं। काफ़ी मैदानी क्षेत्र है, काफ़ी ट्राइबल एरियाज़ हैं, सारे समाजों का लगभग समन्वय वहाँ बना हुआ है। तो ऐसे विधानसभा से आज यहाँ हमारे मध्य प्रदेश के इस विधानसभा भवन में आकर बहुत खुशी हो रही है। मैं बहुत अभिनंदन करूँगी हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी का कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान मध्य प्रदेश तीनों के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को, युवा जनप्रतिनिधियों को यहाँ पर आने का जो मौका मिला, और विशेष तौर पे जो संवाद का जो कार्यक्रम जो दोनों साइड से, इधर से भी, मंच के ऊपर से भी और मंच के सामने हम जो नए विधायक बैठे हैं, हमें ये अवसर मिला कि अपने क्षेत्र के बारे में, अपनी कार्यशैली के बारे में, अपनी सोच के बारे में हम यहाँ पे आकर के चर्चा कर सके। तो मैं आपका बहुत अभिनंदन करती हूँ। और मैं पिछले 2 साल 2023 में छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, जिस समय मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव हुए, लगभग 2 से सवा 2 साल का कार्यकाल हम सभी विधायकों का पूर्ण हो चुका है। और निश्चित ही बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव हम सब के हमारे विधानसभा के क्षेत्रों को लेकर के रहे हैं। हर विधानसभा में, हर स्टेट में अपने अपने क्षेत्रों में काम करने के लिए निश्चित ही बहुत अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, लेकिन जहाँ पे अगर युवा विधायकों की बात आती है, युवा विधायक जहाँ पर चुन करके आते हैं, मुझे लगता है कि आम लोगों को, आम जनता को उनसे उम्मीदें ज़्यादा हो जाती हैं कि युवा है, इसमें एनर्जी है। निश्चित तौर पे बाकी लोग अगर 10 घंटे काम करते हैं तो युवा 15 घंटे काम करेंगे। और हमें लगता है कि सबसे पहली सोच हमारे अंदर यही होनी चाहिए कि जो हमारे लोग हैं, क्या उनकी बातें जहाँ हम सदन हैं क्या वहाँ रख पा रहे हैं। मैं अपने अनुभव से इसलिए चीज़ें कह रही हूँ कि हम जब विधानसभा में जाते हैं, हम बहुत अच्छी बातें, सारा अपना भाषण और जो भी वहाँ के स्थानीय विषय हैं बहुत अच्छे तरीके से हम अपने भाषणों के माध्यम से लोगों के बीच रखते हैं। लेकिन मैंने ये अनुभव किया है कि जब विधानसभा की बात आती है, हम 90 वहाँ पे विधायक हैं, जिसमें मुझे खुशी है कि मैक्सिमम जो संख्या है वो नए विधायकों की, स्पेशली यंग विधायकों की ज़्यादा है। श्री जयवर्धन सिंह जी मंचासीन विराजमान हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष और हम सबके मार्गदर्शक परम आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब, राष्ट्रकुल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 6 युवा विधायक सम्मेलन के जो आज सभी हमारे साथीगण छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश से सभी युवा विधायकगण यहाँ पधारे हैं, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आज मैं सिर्फ 45 वर्ष के कम उम्र के विधायक ही नहीं, बल्कि प्रदेश और देश के भविष्य
को आज संबोधित कर रहा हूं। हमारे तीनों राज्य ऐसे हैं जिनकी अलग एक पहचान है। आज हमारा राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो हमारे देश की पर्यटक राजधानी है, सांस्कृतिक राजधानी है। वो एक ऐसा राज्य है जहां नाथद्वारा से लेकर अजमेर दरगाह शरीफ जैसे प्राचीन धार्मिक स्तंभ हैं। हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ भी ऐसा राज्य है जो प्राकृतिक संसाधनों से पूरे देश में सबसे संपन्न है। एक अलग आदिवासी संस्कृति है। और हमारा मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसका पूरे देश में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। कान्हा से लेके बांधवगढ़ से लेके पेंच और पन्ना से लेके कोनो राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, जहां सबसे पहले चीता भेजे गए थे, या फिर मध्य प्रदेश में जो धार्मिक स्थान है, महाकाल भगवान से लेकर रामराजा सरकार तक, एक ऐसा मध्य प्रदेश है जहां हमारे आदिवासी संस्कृति, चाहे वो बाघ प्रिंट हो, चाहे गोंड आदिवासियों की अलग अलग कलाएं हों, इन सब चीज़ों के लिए हमारा मध्य प्रदेश भी प्रसिद्ध है। आज ऐसे तीन संपन्न राज्यों के बीच जो इन राज्यों के भविष्य है, मैं उनके सामने खड़ा हूं। आदरणीय साथियों, जैसा कि प्रथम विषय है लोकतंत्र और नागरिकों की भागीदारी को मजबूत करने हेतु युवा विधायकों की भूमिका। एक एक विधायक यहां पे 2 से 3 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधि है, और अगर हमें इन मतदाताओं की आशा को पूरा करना है, उनकी हमारे प्रति क्या भावना है, क्या अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं पर खरे उतरना है, तो यह अनिवार्य है कि आज हर एक विधायक अगले 20 साल के लिए संविधान के आधार पर काम करे, और संविधान के आधार पर काम करने के साथ साथ हमारा आचरण कैसा है, आचरण सदन के अंदर और आचरण सदन के बाहर। सदन तो 365 दिन में 30-50 दिन चलता है, लेकिन जो बाकी का आचरण उस समय कैसा रहता है, क्योंकि वो 2 लाख मतदाता, प्रदेश और देश का युवा हमारी हर बात सुनता है, हमारी हर बात पर नजर रखता है। ऐसे में हमें इस पर भी मंथन करना चाहिए है। अच्छी बातों को क्यों खड़ा नहीं कर सकते? ऐसे एक नहीं, सभी प्रकार के क्षेत्रों में आप भी करते होगे, ऐसा नहीं कि मैं अनोखा कर रहा हूँ। राजनीतिक क्षेत्र में करते करते अपने भी आनंद के लिए और लंबे समय तक लोगों को सीखने के लिए भी क्या चीज़ अच्छी हो सकती है, कैसे उस पर आगे बढ़ सकते हैं, इन सारे कामों के बलबूते पर जैसे कहा कि अपना कार्यालय भी अच्छा होना चाहिए, अपनी खुद की भी, अपने अंदर की व्यवस्थाओं के साथ मनस्थिति भी इस काम में डूबने वाली होना चाहिए, अपनी व्यवस्थित प्लानिंग होना चाहिए, अध्ययन के लिए पर्याप्त समय रखें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इतनी व्यस्तता होने के बावजूद भी मैं स्वाध्याय के लिए भी रोज समय रखता हूं और व्यायाम के लिए भी 2 घंटे रोज रखता हूं। दोनों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये जो हमारे बीच में भले कितने व्यस्त हो जाए, अगर पहला सुख निरोगी काया, अगर शरीर ही साथ नहीं देगा तो होएगा क्या? तो अपने शरीर की भी चिंता करो, शरीर के साथ अपने सारे कामों की चिंता करो, बगैर कोई तनाव पाले। बड़ी से बड़े परेशानी आए तो शांति से उसका मार्ग निकालो कि इसका रास्ता कैसे निकलता है। हर परेशानी के बाद परेशानी तो होगी, लेकिन परेशानी से ज़्यादा पोजीशन इस बात की, अपने लिए अपेक्षा इस बात की रहती है आप उसके बाद में आपकी एक्शन क्या हो रही, आप उस गंभीरता के साथ उस पर आप किस तरह से उसका समाधान खोज रहे हैं, जो आपके लिए भी, समाज के लिए भी, परिस्थिति के लिए भी समयचीन होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये संसदीय जीवन के साथ जब आप अपन इस मुकाम पे आते हैं तो पक्ष में हो विपक्ष में, मुझे इस बात की मैं प्रतिपक्ष नेता के माध्यम से कांग्रेस के मित्रों को भी धन्यवाद दूंगा। जब विक्रमोत्सव का आयोजन कर रहा था तो विक्रमोत्सव हमारी सरकार में चालू हुआ, लेकिन सरकार बदल गई, कमलनाथ जी की सरकार थी। मैं उनके पास आया, उनसे भी बात की, उन्होंने कहा नहीं ठीक है, बिल्कुल आपको करना चाहिए, इसमें क्या तकलीफ है। तो मेरे नेता प्रतिपक्ष और उस समय के हमारे शिवराज जी भाई साहब भी थे, और हम नेता प्रतिपक्ष नहीं थे शायद, अपने
गोपाल भार्गव जी थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन उनने कहा कि बिल्कुल मुझे कोई परेशानी नहीं। हम 2-3 जने गए थे मिलने बात करने के लिए कि ये अच्छा आयोजन है, कोई दल से नहीं करते हैं। ऐसे सभी मामलों में लगातार हम अपने अपने क्षेत्र में जब हम काम करें, लेकिन ये बात भी सही है कि हमको अपने इस कामों के साथ करते करते लंबे समय तक अपने परिवार के लिए भी निजी रूप से जरूर ध्यान रखना चाहिए। हमारे राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद अगर हमारे परिवार के अंदर, घर के अंदर के बच्चों के ऊपर संस्कार गलत पड़ जाए, अगर उनकी धारा बदल जाए तो हमारा रहना बेकार है। इसलिए ये बैलेंस भी हमको करने की आवश्यकता है और उतनी ही हमारी सारी चीज़ों में मर्यादा की आवश्यकता भी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब मैं इस तरफ देखता हूँ तो आनंद भी आता है, लेकिन मेरे जीवन में तो और जोरदार मज़ा आया कि पहली बार तो टिकट मिली बड़ी मुश्किल से, और टिकट मिली तो लौटाना भी पड़ी। तो ऐसे में अपने अनुशासन के आधार पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पार्टी आपसे अपेक्षा करे तो पार्टी के साथ आप उस दौर में भी अपना कहीं ये सब चीज़ें होगी, हुआ नहीं हुआ, लेकिन आपको बैलेंस रखना है। आप यही आपकी परीक्षा रहेगी जब आपके साथ कोई निर्णय मौके में। अब भगवान राम को इसीलिए तो राम राज्य के कारण से जाना जाता कि कहाँ उनको सिंहासन मिल रहा था और कहाँ वनवास मिल गया। लेकिन ये हमारे लिए भी तो सीखने समझने की बात है कि भगवान हमारे आदर्श इसीलिए कि हम आज के दौर में उनके अच्छी बातों को कैसे धारण करें, उन सारी बातों को कैसे सीखें। मैं लोकतंत्र के 2 उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि हम एक विक्रमादित्य का नाम जानते हैं। विक्रमादित्य के बाद उनने गणतंत्र की स्थापना की, इतना बड़ा साम्राज्य बनाया, लेकिन अपने बच्चों को राजा नहीं बनाया। ये हमारे लिए उदाहरण है। इसी प्रकार से द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के काल में जिनने, वो तो समर्थशाली थे और पूरा नाती पोता बड़ा परिवार था, लेकिन अपने बच्चों को राजा नहीं बनाया उन्होंने। ये जो हमारे लोकतंत्र की ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। हम बने हैं, अगर बच्चों में दम होगा, बच्चे समझेंगे तो बन जाएंगे। हमको ज़बरदस्ती लाला के बनाने से कई बार हमारी राजनीति भी खराब हो जाती। तो हमारी इन सारी बातों में नैसर्गिक रूप से लोकतंत्र की खूबसूरती ये है। और आज के दौर में तो और समसामयिक है। हम सब समझते हैं इस दौर में जब दुनिया हमारी तरफ देख रही है, भारत को 2047 की तरफ बढ़ना है, अमृत काल की तरफ बढ़ना है। और ये बिल्कुल सही बात है कि 75 साल में अगल बगल के देशों में देखो तो अब लोकतंत्र बचा कहाँ है। अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जहाँ भी आप देखोगे हो क्या रहा है। लेकिन ऐसे दुनिया के अंदर तक चले जाओ निकल करके, लेकिन अपने देश के अंदर ये विशेषता है कि पक्ष में हो विपक्ष में सरकारें ऐसी बदलती है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इतना बड़ा देश है, लेकिन सरलता के साथ माननीय 14 के पहले सरकार की स्थिति, अटल जी की पहले सरकार, और अटल जी की सरकार तो मतलब उतने कम समय में 3 बार जिस प्रकार से बदली, एक वोट के कारण सरकार चली गई। इसलिए जो सच में अटल जी के शब्दों में अगर कहा जाए तो उनने कहा ये बात सही है कि दल बनेंगे, दल बिगड़ेंगे, पार्टियां आएगी, पार्टियां जाएगी, लेकिन लोकतंत्र रहना चाहिए, देश रहना चाहिए। इसी भाव के आधार पर मेरी आपको सबको शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ध्यान आता है, एक बार अभी मैं अटल जी का भाषण सुन रहा था। जब बांग्लादेश बना तो स्वाभाविक रूप से इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और बांग्लादेश बन गया तो उसके बाद स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता एकदम चरम पर थी। और उसी समय ये फैसला हुआ कि अब चुनाव करा लो। तो अटल जी ने उस समय लोकसभा में कहा था कि इंदिरा जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम ही है, और हम इसमें सहभागी भी हैं और हम इसकी भूरी भूरी प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन साथ ही साथ अवसर देखकर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव की भी घोषणा कर दी है। हम जानते हैं कि इस समय इंदिरा जी की लोकप्रियता चरम पर है, देश का मूड अलग है और चुनाव होगा तो हम चुनाव हार जाएंगे, लेकिन चुनाव कराने की आलोचना हाउस में नहीं करेंगे, क्योंकि इंदिरा जी के नेतृत्व में एक बड़ा काम हुआ है। अब सोचो आप कि हम चुनाव हार जाएंगे फिर भी आलोचना नहीं करेंगे, ये कहने के लिए कितना बड़ा मन चाहिए। तो इसलिए ये बात आती है कि लोकसभा और विधानसभा में अपने जो पूर्वज हैं
उनकी प्रोसीडिंग्स को हम सब लोगों को अध्ययन करना चाहिए। उसमें से ये प्रेरणा निकलती है कि इन सारी संकीर्णताओं से ऊपर उठकर मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ, समाज के लिए क्या कर सकता हूँ। और इसलिए ये कहा जाता है कि बाकी जितने काम हैं वो बिना अध्ययन के नहीं हो सकते, बिना प्रशिक्षण के नहीं हो सकते। अपने लोकतंत्र में सबसे होशियार कौम आईएएस की मानी जाती है कि ये सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षा प्राप्त इन्होंने की है और वो आईएएस बन गए। लेकिन आप इस बात को भलीभांति जानते हैं कि एक आईएएस को काम करने के लिए जीवन में कई बार ट्रेनिंग का सामना करना पड़ता है, तब कहीं जाकर वो अपने दायित्व को ठीक प्रकार से निर्वहन कर पाता है। लेकिन सार्वजनिक जीवन में आने के लिए योग्यता भी निर्धारित नहीं है और सार्वजनिक जीवन में आने के लिए कोई प्रशिक्षण भी अनिवार्य नहीं है। लेकिन जिम्मेवारी सबसे ज़्यादा इसी कौम पर है। तो ऐसी परिस्थिति में हम राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो अपने को योग्य रूप से हम कैसे निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि आपका योग्य रूप से निर्माण होगा तो निश्चित रूप से आपका योगदान भी अनुकरणीय ही होगा और वो देश के काम आएगा। इस महान उद्देश्य के लिए इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। मेरा सभी मित्रों से निवेदन है कि सबको विषय भेजे गए हैं, उन विषयों पर हमारा योगदान कैसे हो सकता है इस पर अपने विचार व्यक्त करें, क्योंकि ये प्रोसीडिंग सिर्फ मध्य प्रदेश की विधानसभा में रस्म अदायगी होकर ही नहीं रहेगी, ये प्रोसीडिंग दुनिया में जाएगी। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का युवा इन दोनों विषयों पर क्या सोचता है, यह प्रोसीडिंग ऐसी बने कि देश भर के युवा विधायक और देश भर में जो विचार करने वाले लोग हैं वो आप सब नौजवानों के विचार सुनकर मार्गदर्शित हों। ऐसी महत्वपूर्ण प्रोसीडिंग बनाने का हम लोगों को अपने वक्तव्य के माध्यम से प्रयत्न करना चाहिए और इस पूरे कार्यक्रम की सार्थकता आप सबके प्रयत्नों से फलीभूत हो, यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद।